क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही म्यूजामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, और इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे 1 to 5, यानी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कर दिया था। आज हम लोग 6 से ऑनवर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यानी प्रॉब्लम नंबर 6 ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसको कि क्या आंसर होगा, कैसे होगा। ठीक है, ओके। क्या दे रखा? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH values of third period elements sodium, magnesium and silicons are respectively 496, 737 and 786 kilojoule per mole. Predict whether the first delta H value for aluminium will be more close to 575 or 760 kilojoule per mole. Justify your answer. कितनी बात सुन में सवाल दे रखा है कि थर्ड पीरियड के ये कुछ एलिमेंट्स लिए गए, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, और इनका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी दे रखा है। अब बताएं कि इसमें एल्युमिनियम नहीं दे रखा। अगर एल्युमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू निकाला जाए तो किसके बराबर करीब होगा, किसके करीब होगा? वो 575 किलो जूल पर मोल के करीब होगा या 760 किलो जूल पर मोल के करीब होगा, ये बताना है। ये सवाल में दे रखा है। अब हम लोग चलते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या ये जो है सिलिकॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ एल्युमिनियम है जो कि बताना है, और ये सिलिकॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे 11 है, 12 है, 14 है, ये इसका 13 है। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 होगा, 282 होगा, 282, और ये 284 हो जाएगा, और इसका अगर लिखेंगे तो 283 होगा। ये हम लोग लिखेंगे तो ठीक है। इसका फर्स्ट आयनाइजेशन यानी एक इलेक्ट्रॉन को हटा निकालना है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू दे रखा है डेल्टा H, फर्स्ट आयनाइजेशन सोडियम का दे रखा है, वो ये दे रखा हमारा 496 किलो जूल दे रखा है। इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो वो दे रखा वैल्यू 737, ये दे रखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, और सिलिकॉन का दे रखा है 786 किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल के हिसाब से दे रखा है ये। अब अगर एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालें या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू लेना चाहें तो कितना होगा? तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम होगा वो किसके करीब होगा? यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया है, एक दे रखा 575 किलो जूल पर मोल या 760 किलो जूल पर मोल। इसमें जो वैल्यू आएगा इसके बीच में आएगा, तो वो इसके करीब आएगा या इसके करीब आएगा, ये आंसर बताना है हमें। कितनी बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया ये? तो क्या देखा गया कि ये जो है सोडियम में ये जो सेकेंड शेल तो कंप्लीट है, थर्ड शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, वो 496 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम में जाते हैं तो 737 हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। देख लेना ऐसा क्यों हो गया कि बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो ये जो 2 है ये 3s2 है। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये 1s2 सोडियम का ले रहे हैं हम लोग,
सोडियम का ले रहे हैं 1s2 और 2s2 2p6 3s1, ये तो सोडियम का था, ये सोडियम का था। तो ये जो 3s1 था, तो ये जो है ना हाफ फिल्ड था, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया। एस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, वो दे के अपना आराम से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। लेकिन अगर हम लोग मैग्नीशियम का देखते हैं, तो मैग्नीशियम का क्या है, ये 12 है ये, तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। तो ये जो 3s2 है, ये s जो है इसकी दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, और इस पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये s की जितनी कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इसका s ऑर्बिटल कंप्लीट है। और जब भी कभी कोई ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, या हाफ फिल हो या फुल फिल होता है, तो वो स्टेबल होता है। जैसे हम लोग ने पी में बताया था, डी में बता रखा है कि पी अगर हाफ फिल्ड हो या फुल फिल हो स्टेबल है, डी हाफ फिल्ड हो फुल फिल हो स्टेबल है। तो यहाँ पे एस की 2 कैपेसिटी है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, इसका मतलब एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है। अब इसको अगर निकालना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से कहाँ ये 500, ये कहाँ 737 है, ये 500 के आसपास है, ये 737 है। तो ये बहुत ही 200 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ गया, इसीलिए आता है क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक। बाकी उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन 786, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? एक तो हम लोगों ने बताया था कि जो रेडियस है वो डिक्रीज करते जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज करेगा। रेडियस क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे ही आते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन द थर्ड शेल जो है वो बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से उसका जो कूलम फोर्स है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ता जाता है। उसकी वजह से वो जो थर्ड शेल है वो श्रिंक करने जाता है, सुकड़ने लगता है, छोटा होने लगता है, और वो स्ट्रांगली बाउंड होने लगता है, स्ट्रांगली बाउंड होने लगता है। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता है, और अगर निकालना चाहते भी हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने लगता है। अब क्या बताया कि अब एल्युमिनियम का अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो फिर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, लेकिन किसके करीब होगा, इधर होगा या इधर होगा, इन दोनों में से बताना किसके करीब होगा, ठीक। अब एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले हम लोग, तो मैं एल्युमिनियम का रेट से लिखता हूँ, ठीक है, ये खतरनाक हो रही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। कुछ बात समझ में आ रही है? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन था, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड शेल पे, ये हमने थर्ड शेल पे ऐसे लिखा, ये 3s2 हो गया, और p पे एक ही p, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, उस पे एक p पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही p पे है, तो कंपैरेटिवली ये जो अंदर के जो, जैसे ये हम लोग दिखाते हैं ना कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, और ये थर्ड शेल पे एस वाला तो है, उसके ऊपर पी होगा, क्योंकि हम लोग बताया था थर्ड शेल पे जाएंगे तो 3 तरह का सब शेल होते हैं, एस होगा, पी होगा, डी होगा। तो एस वाला तो नीचे है, उसके ऊपर पी है, तो यहाँ पे थर्ड पे एक तीसरा सब शेल है, ये जो पी है ये पी इसी पे आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे पी आएगा। मान लेते हम लोग पी का तो डबल शेप होता है, लेकिन हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। अब ये क्या हुआ कि एस जो है ना कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से इसकी शिल्टी इफेक्ट ज्यादा हो जाती है। क्या? शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या क्या मतलब हुआ कि अंदर में अट्रैक्शन जो है, अंदर का जो प्रोटॉन जो है ना, ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, लेकिन अंदर चूंकि कंप्लीट है तो वो अंदर ही अट्रैक्शन को रोक लेता है, और बाहर जो जो इलेक्ट्रॉन आते हैं पी ऑर्बिटल पे, उस पर कम अट्रैक्शन आता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, उस पी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। अब जब इस पी ऑर्बिटल पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, यानी थोड़ा ये लूज रहेगा, तो जब लूज होगा तो इसको निकालना बहुत आसान है,
जब लूज बाउंड होगा तो इसको निकालना बहुत आसान है। इसका मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। और इसका आयनाइजेशन कम होने का मतलब क्या होगा, इधर होगा इधर होगा, इसका मतलब 575 के आसपास होगा। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम होगा वो कम होगा और वो नियर टू क्लोज टू 575 के आसपास होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम, द फर्स्ट ionization enthalpy of aluminium is close to 575 किलो जूल पर मोल। कुछ बात समझ में आ रही है? ये इसके करीब होगा क्योंकि ये अभी वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड नहीं किया है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? यही करेक्ट आंसर भी है, 575 के बहुत करीब है, करीब होगा। आप जाके देख सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये शील्डिंग इफेक्ट, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया कैसे ये हुआ है। ठीक, क्लियर हो गई बातें? ओके, नोट कर लिए इसको। ये अगला क्वेश्चन आ गया 3.7, एक प्रॉब्लम नंबर 3.7। ये एनसीईआरटी का बुक का है, आप लोग जाके देख सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर रखा है, लेकिन मैं उसे और एलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में और आसानी से आ जाए, तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट नेगेटिव? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। एक्सप्लेन योर आंसर। क्या बताया कि ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, जो पिछले क्वेश्चन में था वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। तो बता रहे कि ये 4 एलिमेंट दे रखा है, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है और सबसे कम किसका है? ठीक है, ये लिखा ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा रखता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और किसका सबसे कम है, ये बताना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है व्हेन an element gain an electron, it gives some amount of energy, that energy is called electron gain enthalpy। यानी एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है या जितना एनर्जी रिलीज करता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या देखा है कि जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करते जाता है, क्योंकि साइज जो है वो छोटा होते जाता है और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम लोग करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं ये क्या दे रखा है, ये फास्फोरस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases in period। ठीक है, पीरियड में इंक्रीज करता है एंड डिक्रीजेस इन ग्रुप। ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज करता है। अब ये 4 एलिमेंट को देखते हैं, ये कहाँ पे आते हैं। फास्फोरस है, ये पहला फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन के ऊपर आता है, ये हेलोजन ग्रुप में ही क्लोरीन के ऊपर आता है। ये जो है ये फास्फोरस जो है ना थर्ड पीरियड में आता है, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड। ठीक है, क्योंकि इसका फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ये 16 है, ये 17 है। ठीक, इसका जब हम लोग लिखेंगे 285
286 287, ठीक है। तो ये पीरियड में जाएंगे इधर से, ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इस वाले पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। अब लेकिन फ्लोरीन है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 27 होगा और ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये सेकेंड पीरियड से। कितनी बात समझ में? और इसका जो इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी है, अगर इसके कंपेयर में देखा जाए, दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, दोनों सेम ग्रुप में आते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। ये लिख काम नहीं है, डिक्रीज होगा। इसका मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का इंथैल्पी कम होना चाहिए। ये सही तो है भाई। इसके हिसाब से ये सेम ग्रुप में आते हैं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। ये हमने कंसेप्ट समझाया भी है टेबल बताकर, जहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेक्चर दिया है वहां पे समझाया भी है। यहाँ पे जो फ्लोरीन का ज्यादा नहीं, फ्लोरीन का कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है? तो बताते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसमें, तो ये थर्ड शेल है। क्लोरीन में थर्ड शेल है और फ्लोरीन में सेकंड शेल पे आता है। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे आता है तो सेकेंड शेल पे ऑलरेडी पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड शेल पे। ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेकेंड शेल पे है। और यहाँ क्लोरीन पे भी ये 7 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल पे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या देखा गया है कि सेकंड शेल का जो रेडियाई है, रेडियस है, वो छोटा है और थर्ड शेल का जो रेडियस है, यानी क्लोरीन में जो रेडियस है वो बड़ा है, थर्ड पीरियड पे आता है। अब क्या हुआ कि जो सेकंड शेल है उसके सेकंड शेल पे रेडियस छोटा है मगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत पास पास है। अब बहुत पास पास है तो वो उनके बीच में रिपल्शन बहुत है, रिपल्शन बहुत है, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आके एकोमोडेट करना आसान नहीं है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्लोरीन में क्या है कि थर्ड शेल पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल का रेडियस बड़ा है तो स्पेस है, उनके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस है, गैप है। तो वहां पे एक अलग से इलेक्ट्रॉन जब ला के एकोमोडेट कराते हैं थर्ड शेल पे तो वो इजीली फ्लोरीन के कंपेयर में इजीली एकोमोडेट हो जाता है, इजीली वहां पे रखा जा सकता है। तो ये जो है बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है एज कंपेयर टू यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन जो है ना आसानी से एकोमोडेट नहीं कर पाता है और क्लोरीन में जगह होने की वजह से आसानी से एकोमोडेट कर लेता है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है फ्लोरीन से अगर कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर हम लोग टेबल के हिसाब से वैल्यू अगर देखना चाहें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच जो दे रखा -328 और क्लोरीन का दे रखा है डेल्टा एच -349, ये दे रखा वैल्यू इसी के आसपास है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज 328 माइनस में और क्लोरीन का दे रखा 349 माइनस, तो ये 49 ज्यादा है, ये 28 है 49 है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है। कितनी बात सुनी? अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका हुआ? क्लोरीन का। और सबसे कम किसका होगा? ये फास्फोरस का होगा। ठीक, तो यहां पे आंसर होगा हमारा द मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन
इलेक्ट्रॉन gain enthalpy is of chlorine and the least electron gain enthalpy is of phosphorus। ठीक है, समझ में आ गया। ये आप जाके देख भी सकते हैं कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी टेबल में भी दे रखा और ये हमने लिख भी दिया है, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। कहाँ समझ में आई, ये आया समझ में सबको पक्का? तो ऐसे तो नहीं खाली गर्दन हिला रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, नोट कर लो आप लोग, फिर मैं अगला बताता हूँ। ओके ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया प्रॉब्लम नंबर 3.8 एनसीईआरटी बुक से, आप देख सकते हैं जाके। क्या दे रखा है, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स which might be found by the following pair of elements। पहला दे रखा सिलिकॉन एंड ब्रोमीन और दूसरा दे रखा अल्युमिनियम एंड सल्फर। क्या मतलब हुआ कि पीरियोडिक टेबल में से आप देख के इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। अगर सिलिकॉन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, या फिर अल्युमिनियम को सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना? 9th क्लास में था, ये 9th क्लास में था। क्या देते हैं कि जो एलिमेंट होता है जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो पहले उसका वैलेंसी देखते हैं कितना है। वैलेंसी तो जानते होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। वैलेंसी वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देकर लेकर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो वैलेंसी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो वैलेंसी है कितनी है और उसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन वैलेंसी में जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, मेटल को लेफ्ट में लिखते हैं और नॉन मेटल को राइट में लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे पहला जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, और ये हमारा ब्रोमीन है। वैसे तो एटॉमिक नंबर 35 है, मगर ये हैलोजन ग्रुप में आता है। हैलोजन ग्रुप तो जानते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हैलोजन ग्रुप। तो इसकी जो वैलेंसी होती है -1 होता है। और सिलिकॉन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 284, यानी कि ये 4th ग्रुप में आता है। तो इसकी जो वैलेंसी है 4 है। तो वैलेंसी अगर हम लोग लिखते हैं इनका वैलेंसी, तो सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है और ब्रोमीन का वैलेंसी 1 होता है। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का तरीका लिखना ये है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले इसकी वैलेंसी लिखते हैं, ये इसकी वैलेंसी लिखते हैं और फिर इसको क्रॉस करके यहाँ लिख देते हैं ऐसे। तो ये 1 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, तो ये सिलिकॉन Br4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, टेट्रा मतलब 4, ब्रोमीन के 4 होते हैं, तो सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड। कितनी बात समझ में? ये यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बन जाता सिलिकॉन एंड ब्रोमीन का। ठीक, अगर इसी तरह से हम लोग यहाँ लेते हैं अल्युमिनियम का सल्फर के साथ, तो देखते हैं अल्युमिनियम में सल्फर, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और सल्फर का होता है 16। तो अल्युमिनियम लेफ्ट में पड़ेगा, सल्फर राइट में पड़ेगा। एक ही पीरियड में आएंगे, मगर पहले अल्युमिनियम आएगा और बाद में, पहले अल्युमिनियम आएगा और बाद में सल्फर होगा ये। ठीक है, तो ये मेटल की तरह बिहेव करेगा और ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मेटेलिक करेक्टर होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करते जाता है मेटेलिक करेक्टर, और यूं कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते जाता है। तो जब भी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो लेफ्ट में मेटल लिखते हैं, राइट में नॉन मेटल लिखते हैं। तो इसके हिसाब से अल्युमिनियम मेटल हो गया और सल्फर नॉन मेटल काउंट होगा। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 283, तो इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी जो है एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगा और सल्फर का 286। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, तो 2 ही चाहिए इसको, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगा -2। ठीक है, इसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं हम लोग। अब ये 2 को इधर क्रॉस कर देंगे और 3 को इधर क्रॉस,
तो एल्युमिनियम के साथ 2 आ जाएगा, सल्फर के साथ 3 आ जाएगा, और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा जब एल्युमिनियम को सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो। कितनी बात समझ में? तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का जो तरीका था 9th क्लास में भी दे रखा, केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर है शायद, वहाँ पे भी दे रखा है। और ऐसे ही होता है, जो मेटल होता है लेफ्ट में लिखते हैं, जो राइट नॉन मेटल होता है राइट में लिखते हैं, जो वैलेंसी होता है उसके नीचे लिखते हैं, फिर क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट का लिख सकते हैं, और ये जितने भी लिखे हुए हैं सब ऐसे ही लिखे हुए हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं, अगला करते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3.9 एनसीईआरटी के बुक से दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन AlClH2O5 होल और ये ट्वाइस पॉजिटिव इज सेम। यानी एक ये मॉलिक्यूल दे रखा है और इसमें बोला है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और एल्युमिनियम का जो कोवैलेंसी है, क्या वो दोनों सेम है इसमें? ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग जानते हैं, बताता है कि जो कोई भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है तो 283 होगा, तो 3 वैलेंसी है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3 होगा। तो इसका एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। लेकिन कोवैलेंसी क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो एल्युमिनियम है इसका जो टोटल बॉन्ड बना हुआ है, एक जो एटम है वो टोटल कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अटैच्ड है, या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रखा है, या कितने नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ा हुआ, एटम से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ पे एल्युमिनियम की जो कोवैलेंसी है और एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों सेम नहीं है। सॉल्यूशन मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो समझाता हूँ। देखिए, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? +3, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन के ही होता है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंसी लिखना है कि एल्युमिनियम की कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है। तो क्या बताए कि एल्युमिनियम को देखना है कि ये एल्युमिनियम जो है कितने एटम से या आयन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला ये एल्युमिनियम है और ये एक क्लोरीन और ये H2O5, यानी ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें वैसे 2 पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है एक सेंट्रल एटम है और ये एक तरफ से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है ऐसे, और बाकी 5 तरफ से ये वाटर से जुड़ा हुआ है इस तरह से। ये मैं थोड़ा सा ये ऊपर से ये नीचे से दिखा देता हूँ। H2O ये 5 तरफ से वाटर से जुड़ा हुआ। क्या मतलब हुआ है कि जैसे ये एल्युमिनियम है बीच में, तो ये मान लो एल्युमिनियम हो गया बीच में, तो ये एक ऊपर से वाटर से जुड़ा हुआ है, एक नीचे वाटर से जुड़ा हुआ है, एक राइट में क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में वाटर से जुड़ा हुआ, फ्रंट में वाटर से जुड़ा हुआ, बैक में वाटर से जुड़ा हुआ है। कितना हो गया? एक एटम 6 फेस है। देखो, एक लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, 6 फेस होते हैं। 6 फेस में 5 फेस पे तो वाटर लगा हुआ है, एक फेस पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो एल्युमिनियम 6 मॉलिक्यूल से या 6 एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसका कोवैलेंसी कितना होगा? 6, क्योंकि 6 से जुड़ा हुआ। ये कोवैलेंसी का मतलब होता है द एटम्स और मॉलिक्यूल अटैच टू अ सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोवैलेंसी। मैं यहाँ पे कोवैलेंसी का डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे कोवैलेंसी जो है, यहाँ पे हियर कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 6। कितनी बात सुन में आई? तो यहाँ पे कोवैलेंसी तो 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो दोनों सेम है या नहीं? नो, दोनों सेम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी आर नॉट इक्वल इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में दोनों बराबर नहीं है। कोवैलेंस समझ में आ गई बात?
समझ में आ गया ना ये बातें। कोवैलेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल एटम कितने सारे लिगेंड, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें लिगेंड्स के नाम से भी जानते हैं, मगर अभी मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। या एटम या मॉलिक्यूल, कितने एटम मॉलिक्यूल लिगेंड से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम 6 से जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक। तो इसीलिए कोवैलेंसी 6 है, मगर एल्युमिनियम का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, क्योंकि उसका वैलेंसी 3 होता है। कितनी बात सुन में आई? तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 3.9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन का। कोवैलेंसी का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। कोवैलेंसी, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, molecule, ligands joined with central atom is known as कोवैलेंसी। कितने सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये नोट कर लिए। इसके आगे एक सवाल और है एक्सरसाइज का, वो मैं करा देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिए। ये है प्रॉब्लम नंबर 3.10 एनसीईआरटी का। ये आखिरी सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, और हमारे लिए भी आज आखिरी है ये। शो बाय ए केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने वो लेक्चर में भी किया, थ्योरी में भी किया है, कि सोडियम ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये तो सोडियम मेटल है, तो मेटेलिक ऑक्साइड है, ये तो बेसिक है। और ये जो क्लोरीन है नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है। लेकिन इसने कहा कि वाटर से रिएक्ट करा कर दिखाइए कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो एक बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक ऑक्साइड है, और जो क्लोरीन ऑक्साइड है वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। तो एक रिएक्शन लिखते हैं इसको, और वैसे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये एसिड है। तो इसका रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ जो वाटर के साथ दे रखा है। ये सोडियम ऑक्साइड इज अ मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ये होता है। ये सोडियम ऑक्साइड है, इसको जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 था, तो सोडियम 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 या 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH जिसमें होता है वो बेस होता है, ऐसे भी हम लोग नॉर्मल जानते हैं। जो OH देता, वो जिस मॉलिक्यूल के अंदर में OH होता है वो बेसिक कंपाउंड होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे ये OH दे सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है ये, ठीक है ना। तो क्या देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। हाइड्रोक्साइड जो ना, ये एक पहचान होता है बेसिक कंपाउंड का। इसी तरह से बोला क्या, Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं, Cl2O7 प्लस H2O, इससे कराते हैं, ठीक है। ये Cl2O7 प्लस H2O वाटर से रिएक्ट करा है, तो ये हमारा HClO हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 8 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, 4 दूना 8 ही हो जाएगा ये। लेकिन इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक एसिडिक एसिड की पहचान होती है। जैसे हम लोग HCl लिखते हैं ना, HCl लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो ये एक एसिड होता है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी होता है वो एसिड होता है। ये भी एक हाइड्रोजन डोनेट करने का कंपाउंड है, तो ये एक एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक मॉलिक्यूल है ये।
या कंपाउंड है इसको, तो ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड है ये हमारा। तो क्या देखते हैं कि इसको जब क्लोरिक ऑक्साइड, क्लोराइड ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड को यानी जो एसिडिक होता है वाटर से करते हैं तो एसिडिक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं कि सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और क्लोरीन ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। इसको हम लोग चाहे तो लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर तो नाम सुना होगा, 10th क्लास में किया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट एक चैप्टर था, ठीक है। तो ये अगर बेसिक एसिडिक सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, यानी ये पानी का सोल्यूशन है तो पानी में डाल के बनाया गया है, तो इसमें अगर हम लोग एक ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे ना तो वो रेड कर देगा। या फिर ये बेसिक है तो ये रेड को ब्लू कर देगा। तो ये इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। बाकी ये हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो बता ही रहे हैं जो बेसिक कंसेप्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.10 एनसीईआरटी बुक का क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी का कंपाउंड का। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। वो बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने अनजाने में आपको बहुत सारे फ़ायदा होने वाले हैं जो आने वाले दिनों में है। लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10 के हैं और अगर उनको पता चल रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो। आने वाले दिनों में अगर नीट जेईई की तैयारी करना है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी अगर किसी तरह की जानकारी है, क्योंकि हम लोग इस पे जो है ना पूरे कंटेंट भी, प्लान भी, प्रिपरेशन भी, सिस्टम भी, बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं। तो आप चाहते हो कि अपने करियर को जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लो, नीट जेईई में तैयारी करके कंपटीशन को बीट कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।